स्टार फॉर यू। थैंक यू मैम। पूरे साल मैंने कई बार 5 स्टार आप लोग को दिए ना, है ना। वर्चुअल 5 स्टार मिली है, उसको देखो मिली है वैसी 5 स्टार ये उधर भी को। she finally got 5 star and this is a token थैंक of यू सो appreciation मच। to you. चलो, हाँ यहाँ रख दो। बैठ जाओ निकिता, आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई। तो आज हमारे बीच में शैली है एंड शी इज सेलेक्टेड जज नाउ। शी वॉज वन अमंग फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, आज से 2-4 महीने पहले तक वो यहीं तुम लोग के साथ बैठती थी और अभी वो यहाँ है, जज बन गई। देखो फूलों की माला वाला लग गई है, बुके वुके मिल गया, 5 स्टार मिल गया फाइनली उसको। तो तुम लोग को भी अगर 5 स्टार चाहिए तो पढ़ाई करो, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट एवरी वन यू पीपल जो भी एलिजिबल हैं वो सब यहाँ हो, ठीक है। और एक हम एक लंबी लाइन से यहाँ पे खड़े हुए हों, ठीक है। और अब शैली, मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। प्लीज आप इन लोगों को बताओ कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से किया। मेंस में आपने सबसे पहले प्री का आप बताना स्ट्रैटेजी क्या रखा, मेंस में आपने क्या रखा, इंटरव्यू में क्या रखा, और उससे पहले आप ये बताना कि ये जो एग्जाम आया था उससे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन क्या कैसे किया था। ओके तो ठीक है, शेयर योर जर्नी और थोड़ा जोर से बोलना। मैम। यस। चलो ठीक है, ठीक बोलो। है। सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो देखो स्टार्टिंग से तो मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे जैसे ज्वाइन किया था जब उस टाइम जून था, तो मैंने तब से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द लास्ट ईयर जून। और उसके बाद में जैसे मैम जैसे एक एक सब्जेक्ट लेती है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिया, एविडेंस लिया एंड सीआरपीसी सीपीसी। तो वैसे ही मैंने भी उसी तरह से एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे जितना मैम ने दिया। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए, उसकी डेप्थ में आप जाइए। जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्वेश्चन में से बन सकते हैं, ठीक है, तो आप वो सब उसमें से देखिए। और केस लॉज जो है, जैसे बोलते हैं केस लॉज याद नहीं रहते, याद नहीं रहते, तो आप उसको बार बार जितनी बार आप लिखेंगे ना अपनी नोट्स वाली कॉपी में, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो क्या होगा, याद हो जाएगा। इवन एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये तक याद रहेगा कि वो कौन से पेज पे लिखा हुआ है, किस साइड में लिखा हुआ है, इधर है, ऊपर है, नीचे है। तो इतना आप जब इसको इतना रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको वो सब याद हो जाता है। एंड प्रीलिम्स के लिए तो जैसे प्रीलिम्स की एक बुक आती है सिंगल्स की, तो सिंगल्स की एक आती है, इतनी मोटी आती है वो। तो आप वो लगाइए, ठीक है। और जैसे मैम आपको वीकली आपको टेस्ट देती है, प्रीलिम्स का भी देती है, मेंस का भी देती है, तो आप वो टेस्ट भी रेगुलरली दीजिए। आप इस पे फोकस मत करिए कि आज मेरे नंबर कम आए हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं दे पाऊंगी या फिर डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब आपके जैसे भी नंबर आए आप उसको दो, है ना। चाहे कम आए, अगली बार आपके अच्छे आ जाएंगे, अगली बार अच्छे नहीं आए तो उसके नेक्स्ट टाइम आप उस पर फोकस करिए। बट ऐसा नहीं कि आप एक बार दिया, दो बार दिया और आप उससे डेविएट हो गए एकदम। तो ये आप करना है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स में आपको जो ऑब्जेक्टिव जैसे मैम देती है तो आप वो करते रहिए, है ना। और प्रीलिम्स की और मेंस की जो अपनी प्रिपरेशन होती है वो सेपरेट नहीं होती है, एक साथ होती है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप प्रीलिम्स की क्वेश्चन टिक कर रहे हैं एंड मेंस के लिए अपने अपनी नोट्स बना रखे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, जैसे मैम ने जो नोट्स लिखवाए हैं वो, और आपको अपनी बुक में से जैसे मैंने जो प्रिफर करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो जे एन पांडे थी, तो आप जे एन पांडे में से भी अपने कुछ नोट्स लेकर के आप वो बनाइए। मैम की भी लीजिए और मैम के केस लॉज भी लीजिए, और वो नोट्स जो है वो भी कंपाइल करके आप एक बनाइए अपना आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल आपने लिया, कोई भी ले लो, और उस पर आप कम से कम एटलीस्ट 2 पेज का आंसर आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्वेश्चन आ गया अभी, जैसे अभी इस वाले मेंस के अंदर जो अपना क्वेश्चन था वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, मेंस में जो क्वेश्चन था। तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है उसमें क्लॉज जो भी है 4 से लेकर के गिवन है ना, तो 4 से लेकर के गिवन वो तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में अगर आप एक केस लॉ दे दोगे उसके अंदर तो आपको वो एक जो होगा एक्स्ट्रा मार्क आपको वो दिला देगा। जैसे उसमें मैंने केस लॉ लिखा था ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बाकी जैसे मैंने जैसे पूछा, कईयों ने केस लॉ नहीं लिखा था उसमें, बट मैंने वहाँ पे गिव किया था केस लॉ जो है। तो आप ऐसे केस लॉ लिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब अच्छा जाएगा आपका। जैसे मैं मैम को टेस्ट सीरीज देती थी तो मैम ने मुझे बोला कि नहीं तुम्हारा आंसर राइटिंग जो है मेंस का वो बहुत अच्छा है। तो मुझे उसको चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मेरे कॉलेज में जो था मैंने उसको कंटिन्यू रखा।
और जैसे आपको मैम बता देंगी, जैसे आप कुछ अगर आपको क्या ऐड करना है, क्या निकालना है, क्या यूजलेस है और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैम पे भी एक तो फोकस करना है कि मैम जो बोल रही है वो आपको मान के चलना है कि वो तो करना ही करना है। और साथ में जैसे प्रीलिम्स का तो आपको बता ही दिया है कि प्रीलिम्स हमको क्या करना है, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स ले लीजिए और बैरक पे फोकस कीजिए। बैरक पे फोकस करना ही करना है आपको, बैरक के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, आप ये मान के चलिए। एंड इसके अलावा जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप हर किसी सब्जेक्ट का आप रेफरेंस बुक ले लें और उसमें आप घुस जाएं कि जैसे मेजर लॉ की तो आपको रेफरेंस बुक चाहिए होगी, बट जैसे कुछ माइनर लॉ होंगे वो मैम आपको लिखवा देगी, तो आप उसमें से ही कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा जो मैम ने लिखवाया है माइनर्स का जो भी है। और इसके साथ में ही जैसे जैसे मैम आपको टेस्ट सीरीज देती है वो हो जाता है। और फिर मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के लिए आप नोट्स आप बना ही रहे हैं साइड बाय साइड, अभी से बनाते हुए चलिए, आप अभी से बनाते हुए चलेंगे, अभी से रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो एट द एंड जाकर के जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आपको ये होगा, काफी आप अपने आप से सेटिस्फाई होंगे कि मैंने ये पढ़ रखा है, मुझे दोबारा से ऐसा नहीं है कि मेरे को अब रिवाइज करना है, तो एक साथ आपके पास बर्डन नहीं आ जाएगा। ठीक है। एंड तुमने बैरिक कितने बार पढ़े किसी भी सब्जेक्ट पे? मैम बैरक तो मैंने जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने कम से कम बहुत बार रिवीजन दिया, मुझे खुद को भी इतना याद नहीं है कि मैंने देखा। कितनी बार दिया है। जब भी आप जैसे रिवीजन करो ना, आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उस इतने लिख लो, इतने सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट्स हैं, आपने कितनी बार रिवाइज किया, टिक करते जाओ 1 2 3 4 ऐसे, मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो एट द एंड आपको एक बार जाके अपने अंदर वो आ जाता है मोटिवेशन कि नहीं हमने ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने किया है, हमने इतनी बार रिवाइज किया है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन आ ही जाता है। फिर जैसे मेंस के लिए मैम आपकी जो टेस्ट सीरीज ले रही है आप उस पर फोकस करके चलिए, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे रहे हैं, आपको वो देना है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैम जो क्लास लेती है आप रेगुलरली आइए क्लास के अंदर। मैं रेगुलरली आती थी और मेरी यही सीट हुआ करती थी। मैं यहीं आगे बैठती थी क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से आदत है मैं आगे ही बैठती हूँ, जैसे मेरी क्लासमेट है कॉलेज की निकिता, उसको पता है कि मैं हमारी कॉलेज में फ्रंट सीट पे ही बैठती थी। तो मैं यहाँ पे भी यहीं आके बैठा करती थी, तो डेली आती थी, मैं जब ऑफलाइन आती थी तब भी मैं डेली आती थी, एंड जब मैं ऑनलाइन मैंने किया तब भी मैं डेली आती थी। बिकॉज रिकॉर्डिंग में यूँ लगता है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टीचर से ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको कुछ टाइम कुछ क्वेरी आ गई, आप पूछ नहीं पाते हैं, और फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो आप भूल जाएंगे उस क्वेश्चन को, तो आप वो पूछ नहीं पाएंगे। तो आप रिकॉर्डिंग जो है उस पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उस पर टिके रहें, वो मत करिएगा, रेगुलरली क्लास लीजिए। एंड इसके अलावा जैसे आपने हमेशा टेस्ट वगैरह दिए क्लास यस के? मैम, मैंने जैसे मैम जो भी प्रीलिम्स के थ्रू आउट द ईयर मैम ने जो भी प्रीलिम्स का टेस्ट है, मींस का टेस्ट है, वो मैंने दिया है। इसके अलावा जब मैंने मैम ने मींस की जब तैयारी कराई थी तो मैंने वो भी दिया था, तो आप भी दीजिए। और ऐसा नहीं है कि यार क्या करेंगे, देखिए अभी पढ़ा नहीं है हमने, तो जितना भी आ रहा है जो भी आ रहा है, जैसे मैम जब क्वेश्चन देती थी ना मेंस का, जब हमारा टेस्ट हो रहा था तो मुझे ऐसा था कि कुछ टॉपिक मेरा भी रह गए थे पढ़ने, तो मैं वो टॉपिक जो थी वो देती नहीं थी, मतलब जो मुझे आ रहा था वो तो मैं दे देती थी, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है और मैं इस पर अपना लिख लिख के टाइम वेस्ट करूंगी तो वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, जब मेरा प्रिपेयर हो जाएगा मैं इसको अटेम्प्ट करूंगी। तो फिर मैं वो क्वेश्चन, लेकिन मैं पेपर देती थी, तो आप पेपर दीजिए, अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने आप से प्रिपेयर कीजिए उस क्वेश्चन को। और जैसे कुछ बुक्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सिंगल्स की बुक आती है एमसीक्यू की, आप वो लीजिए। ग्लोबल्स की एक बुक आती है जिसमें मेंस के पास्ट ईयर जो पेपर हैं, तो मैंने 10 ईयर्स के पास्ट ईयर पेपर देखे थे और उनको राइट डाउन कर लिया था अपनी कॉपी में। तो जब मैं पढ़ती थी मेंस के लिए तो मैं देखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उस जो बार बार रिपीट हो रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक है कंटिन्यूइंग गारंटी, वो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो वहां पे वो मैंने देखा कि कंटिन्यूइंग गारंटी तो हमको प्रिपेयर करना ही करना है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है ये हम तो ये एरिया तुमको करना ही है, लेकिन ये एरिया हमको और ज्यादा अच्छे से करना है। तो वहां पे आपको एक आइडिया लग जाता है जब आप एक बना के चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे डिपेंड रही हूँ कि मुझे माइनर लेके चलना है, ये लेके चलना है, मैं बार बार फॉर्मुलेट करती रहती थी उसको, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार हम इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं ना तो ये वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आपको जिस टाइम लगे कि यार ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं कर रही है आप उसको उसी टाइम चेंज कर दो कि ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हो ना, आप एक ही स्ट्रैटेजी के बेसिस पे पूरा अपना जो प्रिपरेशन है वो बेस कर दो, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं कर रही है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप उसको चेंज कीजिए, आप कुछ और तरीके से पढ़िए फिर।
आपका कुछ और शेड्यूल क्या रहता था शैली? मैम जैसे मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं एक दिन में मेजर और माइनर दोनों लेके पढ़ती थी, और हिंदी इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव कर लेती थी कभी कभी। कब आज इंग्लिश के 2 दिन पढ़ लिए और हिंदी के अगले 2 दिन ऐसे पढ़ लिए। तो जैसे सुबह मैं पढ़ती थी अप्रॉक्स 12 बजे तक, सुबह उठने के बाद से 12 बजे तक मैं पढ़ती थी। कभी कभी 6 बजे उठ गई, कभी 7 बजे उठ गई, लेकिन जब भी मैं उठती थी तब से लेकर के मैं पढ़ती थी। फिर उसके बाद में खाना वाना खा लिया, ब्रेक हो गया आपका बीच में, उसके बाद आप दोबारा बैठ जाइए। फिर आप शाम तक पढ़िए, फिर 1 घंटा आप रेस्ट ले लीजिए। फिर 1 घंटा में रेस्ट लेने के बाद में फिर जैसे मैम की क्लास होती थी, फिर मैं मैम की क्लास अटेंड करके थोड़ा घर पे चली जाती थी, मेरे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता था। फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने आप बिल्कुल अपनी फैमिली से कट आउट कर दें, बिल्कुल हर चीज़ों से एकदम कट आउट कर दें, ऐसा नहीं होता है। फैमिली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम पापा के पास बैठेंगे, अपने घर वालों के साथ बैठेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। अगर वो आपके साथ रहेंगे ना, आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। तो आप मैंने से बहुत बच्चों से सुना है कि वो बच्चे अपनी फैमिली से बात ही नहीं करते थे, कई बच्चे ऐसे थे। बाकी उनका हुआ नहीं सिलेक्शन, जैसे जिनको मैं जानती हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएं, एकदम कट आउट कर दें कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरव्यू मेरी ऐसे कुछ खास स्ट्रैटेजी रही नहीं थी। बस जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रिवाइज किया अभी तक, वो मैं बस रिवाइज करना ही था उसको तो। और एक्स्ट्रा में जैसे कुछ जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, राजस्थान जीके होता है, तो वो आप पढ़ लीजिए। और एक बुक आती है जहाँ जितना मुझे याद है राजस्थान जीके करके नाम है उसका। और वो बुक क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 6 to 12 तक की एक बुक है, वो उसके ऊपर पूरी कंपाइलेशन है वो बुक। तो आप वो एक बार रीड कर लीजिए, अगर आप अभी ले लेंगे ना उसको, तो आप तब तक तो आपको वो पक्का याद हो जाएगी। राजस्थान जीके करके उसका नाम है ना। और करंट अफेयर्स उस टाइम आप जैसे मैम जो है वो भेजती रहती है करंट अफेयर्स, आप वो भी एक बार देख लीजिए, ज्यादा टाइम उसमें लगता नहीं, आपको कुछ लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आप उसको उसी टाइम अपनी उसमें नोट डाउन कर लीजिए। और इंटरव्यू की एक अलग से एक बुक बनाइए, छोटी सी बनाइए, ज्यादा बड़ी बनेगी भी नहीं वैसे, इतना उसमें फोकस करने की बात नहीं होती, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आपको वहां जाके कैसे बोलना है, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप क्लियरली कह सकते हैं सॉरी। क्योंकि ऐसा मेरे जो इंटरव्यू था वो 20 मिनट्स तक चला था, एंड उसके अंदर मुझसे जैसे क्वेश्चन पूछे था, एक इंटरनेशनल इशू था जो उस टाइम मैंने वो पढ़ा नहीं था, मुझसे स्किप हो गया था। तो वो मुझे आता भी नहीं था, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला सर सॉरी मुझे नहीं आता है। उन्होंने मुझे फिर भी थोड़ा फोर्स किया कि याद कीजिए, आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो मैंने कहा कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। तो उनको आपकी ऑनेस्टी चाहिए, ये नहीं कि आप ये नहीं चाहिए उनको कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। उनको आपकी ऑनेस्टी चेक करनी होती है कि जो कैंडिडेट आ रहा है जिसको हम ले रहे हैं, क्या वो ऑनेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो आज ऑनेस्ट नहीं होगा तो वो अपनी सर्विस के प्रति ऑनेस्ट कैसे रहेगा। तो एक ये चीज भी आप ध्यान रख के चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यूं नहीं आप उनको मोल्ड करके आप उनको समझाएंगे कि मैं बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। और वो शैली वो क्या हुआ था, वो आपको रामायण महाभारत में ले गई थी, वो क्या हुआ था? यस मैम, मेरा जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट बेस्ड था एडीआर पे, जबकि एडीआर हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, बट वो हमने कॉलेज टाइम में जो पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएंगे कि महा ऐसे अपनी हिंदू के ना 2 माइथोलॉजी है जिसके अंदर मीडिएशन का काम किसने किया था। तो मैं उस टाइम पे मैंने कहा अच्छा, तो फिर माइथोलॉजी तो मैंने बता दी, रामायण एंड महाभारत। और रामायण का हमने बता दिया उसमें क्या था, और महाभारत में बस एक जो थे अंगद का उन्होंने मुझे नाम लिया था जो मुझे नहीं आता था। जिसमें रामायण में हनुमान जी के साथ में अंगद भी थे, जिन्होंने मीडिएशन का काम किया था, जो मुझे नहीं आता था। बट उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि हाँ हनुमान जी को तो सब याद रखते हैं लेकिन अंगद को कोई याद नहीं रखता है, बट कोई बात नहीं, आपने हनुमान जी का नाम लिया, इट्स ओके। तो बस ऐसे अगर आप जैसे मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा तो बोले ओके कोई बात नहीं, इस तरह से उनका वो था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बिल्कुल आप मत डरिए इंटरव्यू को लेकर के। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी मैं इतना। पहली तो मुझे याद है जब इसका इंटरव्यू था, तो जब फाइनल मैंने इसके जोधपुर जाने से पहले सबका ही मैंने फाइनल एक इंटरव्यू लिया था। तो जो फाइनल इंटरव्यू लिया मैंने इसका, इसने आंसर ही नहीं किया। पैनिक, कंप्लीट पैनिक। मतलब इसने हाथ ही पैर छोड़ दिए, मतलब मैं कुछ भी पूछूं, सॉरी मैम, हाँ मैं सॉरी उस मैम। टाइम मैं इतनी बहुत ज्यादा पैनिक हो गई, और इसको पैनिक देख के मैं पैनिक हो गई। क्योंकि अगले दिन या तो शाम अगले दिन निकलता है आपको हाँ जोधपुर, है ना। नेक्स्ट डे मुझे। और मैंने दिन में इसका इंटरव्यू लिया, मॉक इंटरव्यू। मैंने इसको बोला रात में 10 बजे फिर से कनेक्ट हो ना, तुम जाओ अभी सो जाओ, पहले कुछ खाओ सो जाओ, इतना पैनिक मत हो। तो रात में भी इसका मैसेज आया कि मैम मेरी तबीयत खराब हो रही है।
तो मैं मॉक नहीं दूंगी। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन अब टेंशन तो हो जाता है, क्या होता है पैनिकनेस से आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि वहां जाके आप एकदम डर गए हो, तो जो आता है हम वो भी भूल गए, वो मेरे सामने भूल गई। तो देन नेक्स्ट डे जोधपुर में मैंने इन लोग को बोल रखा था कि भाई वहां पहुंच के थोड़ा कैमल राइड कर लेना, अच्छे होटल में खा लेना। मैंने खाया कुछ जाके वहां पे बढ़िया हाँ बढ़िया। मैम। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा जाके वहां पे कुछ बढ़िया होटल में खाना वाना खाना मस्त, कोल्ड कॉफी वॉफी पीना और चिल आउट रहना। बट देन शी वॉज फाइन। जब मैंने जोधपुर में फोन किया, शी वॉज फाइन। वो सेंटर के बाहर ही खड़ी हुई थी, मैम मैं सेंटर के बाहर ही खड़ी हूँ और अब सब सही है। हाँ It was मतलब like वहाँ that. पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे मैंने बहुत बच्चों से सुना, जब मैं फर्स्ट डे गई और मैं सेंटर के बाहर, जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा एनवायरनमेंट है अंदर का, तो उन्होंने बोला "आप बिल्कुल मत डरिए, कुछ भी नहीं है, वो आपको अंदर जाके टॉफीज ऑफर कर रहे हैं"। मतलब जो जो रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं ना, रजिस्ट्रार जनरल वगैरह, वो आपको एस्कॉर्ट करते हैं वहां तक, इंटरव्यू रूम तक। तो वो वहाँ पे आपको टॉफी भी देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप टॉफी के लिए मना कर दें कि सर नहीं मुझे नहीं खानी, तो वो आपको एरोगेंस शो करता है थोड़ा बहुत। तो आपको अगर वो टॉफी ऑफर कर रहे हैं तो आप ले लीजिए और रख लीजिए अपने पास में, ऐसा नहीं आप वहीं खाने लग जाए उनके सामने। उसको अपने पास में रख लीजिए कि सर मैं बाद में खा लूंगी। वो आपको बोलेंगे कि अभी खा लीजिए या फिर ले लीजिए, कुछ तो लीजिए कुछ तो। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने दो से ले लिए थी ऑलरेडी टॉफी। तो जो जब तीसरी बार जब आए, उन्होंने मुझे बोला कि टॉफी लीजिए। मैंने कहा सर मैंने ले चुकी हूँ। तो वो बोले कि अच्छा ये ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। मैं कहा सर मैं ये खाती नहीं हूँ। बोले कि अच्छा ये तो ले लीजिए, ये तो ले लीजिए। तो मैं कहा ठीक है सर, अब इतना वो फोर्स कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हम मना कर दें। तो फिर वो आप ले लो अगर आपको बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरव्यू में बिल्कुल मत डरिएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं आपको ही बता रही हूँ, क्योंकि लाइफ का मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा। तो जब मैं वहां गई तो वो जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल आराम से पूछ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जनरल कॉन्वर्सेशन हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो मैं बिल्कुल वहाँ पे डर भी नहीं रही थी और अच्छे से मैं बोल रही थी ना। जनरल कम्युनिकेशन था, तो आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस आउट मत करना इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और मेंस की रही बात, तो मेंस में आपको देखो प्रैक्टिस की जरूरत है। आप राइटिंग पे, स्पीड पे फोकस करिए, मेन चीज ऐसी है। मैंने इस बार के मेंस में ऐसे बहुत सुना है कि बहुत बच्चों का पेपर छूट गया, कईयों ने जजमेंट राइटिंग छोड़ दिया क्योंकि बहुत लेंदी आया था। बट मेरा जो पेपर था मैंने 10 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था सारे पेपर। और इवन जो मेरा हिंदी और इंग्लिश के जो ऐसे थे, वो मेरे आधे घंटे पहले हो गए थे। मतलब बहुत बच्चों की, जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखे, बहुत बच्चे तो पहले करके बैठ गए थे, 1 घंटा पहले करके बैठ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे ना तो आप कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आता है, नहीं हो पाता है। और इनकी जो स्पेस होता है वहाँ पे मेंस के अंदर, वो स्पेस जो होता है फिक्स्ड होता है कि आपको इतने ही इसमें लिखना है। और आपको वो स्पेस भी उसी अकॉर्डिंग देते हैं कि जिसमें वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं देंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और इतने स्पेस दिया तो आप कैसे वहाँ पे आपको फॉर्मुलेट करने का टाइम लगेगा कि इसमें क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो ऐसा नहीं, आपको बैरक का तो लैंग्वेज जो है वो तो लिखना ही है। सेक्शन जो होते हैं वो आप वो भी लिखिए। और इसके अलावा आपको कोई केस लॉ हो रहा है वो भी लिखिए। इलस्ट्रेशन जो होता है वो भी लिखिए। तो ये सब कंपाइल करके आपका एक जो बेस्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो कहीं से कहीं पॉइंट रह नहीं जाता है कि यहाँ पे मार्क्स आपको कट जाएगा। बट आप एक ये अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे, अभी से जैसे मैं आपको टेस्ट दे रही तो आप अभी से करके चलेंगे ना, तो आपका जो स्पीड है वो ही बन जाएगी। और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हमको लिखना है क्या हमको नहीं लिखना है। जो यूजलेस है वो आप रहने दीजिए, क्योंकि इससे यूजलेस आप लिखते रहेंगे तो वो टाइम वेस्ट ही होगा आपका एक तरीके से। अच्छा शैली, जब अपन लोग मॉक ले रहे थे मेंस का, तो आपका, जब मैं आपकी मॉक ले रही थी तो आपका पेपर छूट रहा था? नहीं मैम, मैंने ऐसे बताया ना आपको, जैसे मुझे कुछ जैसे कोई टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं था उस टाइम पे, अच्छा, तो आप लीव तो आउट कर रहे थे। वो मैं उसको स्किप कर देती थी। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते थे, बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा कुछ छूट रहा है। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने एक पेपर दिया तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, तो मेरा छूटा भी नहीं था, उस टाइम भी नहीं छूटा था। हाँ, क्योंकि शैली के साथ एक प्लस पॉइंट ये था, मैंने सबके बीच में बोला भी था, मतलब जो भी अपने मेंस के थे ना, क्या होता है कि हमें एक लेंथ पर फोकस करना होता है। पॉइंट सारे लिखने हैं बट लेंथ को फोकस करना है। अब होता क्या था, जैसे दीपिका के साथ भी इशू था इनिशियली, फिर उसने उस पर वर्कआउट किया था। तो वो क्या होता है कि हम सारी बातें लिखने के चक्कर में खूब सारा लिख रहे हैं। अब जब आप खूब सारा लिख रहे हो तो पेपर छूट जाएगा आपका। 3 नंबर में 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, लेकिन हमें बात पूरी लिखनी है, छोड़ नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो शैली का ये स्टार्टिंग से क्लियर था, उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट था। तो पता था कि मुझे इतनी लेंथ में लिखना है और इतनी बात पूरी कहनी है। तो वो कम शब्दों में अच्छी बातें पूरी शैली कर लेती थी। लेकिन बाकियों के साथ ये इशू आया था। वो क्या होता था कि 4-4 5-5 पैराग्राफ में आंसर बन रहा है। आप बात तो सही लिखी है, बात गलत थोड़ी ना लिखी है। बात अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो जो लिखा है वो तो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। प्रॉब्लम क्या आती है, लेंथ जब बड़ी होती है
तो आगे का पेपर छूट जाता है, और पेपर छूट जाता है तो वो बिग प्रॉब्लम है। फिर स्पीड पर इशू आता है, जब आप बड़ा लिखोगे तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग टेस्ट देते रहो। जब आपको सिर्फ 45 डेज मिले थे, यस मैम। ठीक है, मेंस के, तो आपको लग रहा था कि आपके लिए 45 डेज सफिशिएंट है मेंस की तैयारी करने के लिए? नहीं ना। नहीं, नहीं लग रहा हम था। लोगों ने ऑलमोस्ट 25 मॉक्स रखे थे 2 महीने के बीच में। एवरी वीक आप लोग के 2 टेस्ट हो रहे यस थे, मैम। एक ट्यूसडे एक थर्सडे, इन लोग का मॉक हो रहा था। तो ये लोग सारे के सारे मॉक दे नहीं पा रहे थे। इनिशियली तो सबका प्री मेंस ओ प्री निकल गया था, मेंस में जाना है, तो इनिशियली सबने दिया। फिर धीरे 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 मतलब चौथे हफ्ते के बाद सबकी बैटरी लो हो गई। क्यों? क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है और टेस्ट देने का टाइम नहीं हो पा रहा है। यही था ना प्रॉब्लम। यस मैम, ये ये तो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। मतलब इनमें से सबने सारे टेस्ट दिए भी नहीं होंगे, इवन दीपिका ने भी सारे नहीं दिए होंगे। उसके बाद हो ही गया था कि मैम पहले कोर्स कंप्लीट करें। अब कोर्स कंप्लीट करोगे ना, तो वही वाली बात है कि आपको प्रिपरेशन पहले एडवांस में करके रखना है। अगर आप सोचते हो कि 2025 में आप यहाँ पर ऐसे आओ, समझ रहे हो ना, तो अभी अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो, क्या हो, यहीं बैठे रह जाओगे। सही कहा। यहीं बैठे रह जाओगे। फिर अगले साल जो है और बच्चों को आके सुनोगे उनकी बातें कि उनकी जर्नी क्या रही। तो इंस्टेड दूसरों की जर्नी सुनने से तो क्या अच्छा है, अपनी जर्नी आप अपनी बताइए, जगह। है ना। लुक एट हाउ, एंड शी इज जस्ट 23 years old. शी हैज रिसेंटली पास दी एलएलबी। कब पास किया आपने एलएलबी? 2023 में, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कंप्लीट किया। अभी एलएलबी खत्म हुआ है, और अभी इसका कोर्स भी मेरे पास, शायद आपका कब खत्म हुआ है शैली? हाँ मैम, कोर्स तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, जून में ही हो गया था। जून में हो गया हाँ। था, और पेपर कब हुआ? नवंबर में। हाँ। हाँ तो मतलब नहीं, पेपर नवंबर में नहीं हुआ था अपना, मेंस का। प्री का। प्री का तो मैम आ गया था ना, जून में ही आ गया, 23 हाँ, जून को ही हो गया था। जून में कोर्स खत्म हुआ था, जून में प्री था इसका, तो साथ ही साथ तो हुआ। ठीक है, अब आप लेके बैठे रहो, 1 साल हो गया है। कई बार कोर्स पहले भी हो जाता है, वैकेंसी नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी एक की होती है। ये इसलिए आज खड़ी है बिकॉज शी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम द डे वन, फॉर द क्लास, फॉर द टेस्ट, एंड फॉर एवरीथिंग। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम बाद इतने सारे कनेक्ट हुए हैं, दिखते भी नहीं है, मैं भूल भी गई हूँ, नाम देख के समझ में आता है। आई वॉन्ट टू गिव यू मैसेज कि आप लोग प्लीज कांटेक्ट में रहो और कंसिस्टेंट रहो टेस्ट के लिए। एवरी मंथ रिवीजन टेस्ट हो रहा है, वो उन्हीं के लिए हो रहा है जिनका कोर्स खत्म हो चुका है ना। तो टेस्ट दो। अच्छा, ये चीज हो गई। दूसरी चीज मुझे ये बताओ शैली कि अभी जब तक आप जज नहीं बने थे और अब आप जज बन गए हो, यस है मैम। ना, तो घर में जो लोग हैं उनको या आसपास के जो रिश्तेदार हैं, है ना, और जो लोग हैं, तो उनका नजरिया आपके लिए कैसे बदला और कैसे सेलिब्रेशन चल रहा है? यस मैम। तो बिफोर की अगर मैं बात करूँ, तो बिफोर तो ये था कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, आपको पता नहीं होता है बाहर क्या है क्या नहीं है। तो बिफोर तो ये था कि कोई जानता ही नहीं है आपको कि आप कहाँ है, कोई देखेगा भी नहीं आपको, आप इतना बिजी रहेंगे अपनी स्टडी में। बट जब मेरा रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे से इतना लोगों का आना जाना, इवन अभी भी है। और सम्मान करने आएंगे, माला पहनाने आएंगे, आपको साफा पहनाएंगे। तो ये सब कंटिन्यू रहता है। और बहुत सब लोग, मतलब ये उनको भी बहुत खुशी होती है कि यार हमारे इधर से कोई लड़की हुई है। और आपके जो आसपास के जो लोकेलिटी के जो हैं वो लोग भी आपको आके बहुत बोलेंगे, सम्मान करेंगे, तो एक अलग फीलिंग आती है वो बहुत ही। मतलब अभी तक तो हम जब से हम एग्जाम पास कर लेते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है एग्जाम ही पास किया है, बट जब वो लोग आते हैं और आपको सम्मान करते हैं तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार हमने कुछ बहुत बड़ी चीज करी है। तो आपको ये चीज ना तब भी रियलाइज होगी और डेली रियलाइज होगी कि यार हमने कुछ नया किया, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा किया है। तो आप उस चीज के लिए एक अपने अंदर मोटिवेशन रखिए कि यार जब हमारा क्लियर होगा तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। तो मेरे जैसे मेरे घर में एक एस्पिरेंट है, मेरे भैया ही है। तो उन्होंने मेंस दिया था पर उनका क्लियर नहीं हुआ। बट जैसे अब मेरा जैसे हो रहा है तो उनको देख देख के मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे कहीं भी मैं जा रही हूँ तो वो मेरे साथ जा रहे हैं कि मैं भी चलूंगा, मैं भी देखूंगा क्या हो रहा है तेरे साथ में। तो उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि यार ऐसा होता है तो मेरे साथ भी ये चीज होगी, और ये चीज आपको मोटिवेट करती है ना। तो बस यही मेरी लाइफ में एक डिफरेंस आया है अभी तक, तो बाकी अभी और आने वाला है। और तो आने वाला है आपको अपनी, अब चीफ जज, और आपके पास नाउ यू आर पब्लिक सर्वेंट, है ना, और अब आप पूरे कंट्री को सर्व करोगे। अगर अपन देखें तो बॉर्डर से जो है सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, बट इंटरनली हमारे कंट्री को कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ एंड ऑर्डर, है ना। जितना स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर होता है उतना स्ट्रांग कंट्री होता है। तो इन शॉर्ट,
तुम भी एक सोल्जर से कम नहीं है ना, एंड एज अ जज। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आप इसको खूब अच्छे से निभाइएगा, एंड यू आर गुड ह्यूमन। एक अच्छा ह्यूमन होना बहुत जरूरी होता है जज बनने के लिए, है ना। एंड शी इज गुड ह्यूमन, दैट्स व्हाई शी इज हियर। एंड विश यू वेरी गुड लक, है ना। थैंक यू खूब मैम। अच्छे से जजशिप करो आप अपनी लाइफ में, और खूब आगे बढ़ो। और मैं आप सबके लिए भी यही चाहती हूँ, मेरे को यही था कि मैं शैली से आप लोग का इंटरेक्शन करवाना इसलिए भी चाहती थी कि आप लोग को डिफरेंस पता चले कि हमारी जो लाइफ एक टेबल चेयर पर है, और जब उस टेबल चेयर से हमारा सिलेक्शन होगा तो उसके बाद हमारी लाइफ क्या होगी। एंड इट इज़ नॉट एंड, लाइक टेबल चेयर पे बैठ के हमको लगता है यार क्या जिंदगी है हमारी। तुम्हें लगा कभी ऐसे? यस मैम, लग रहा था, हाँ, बिल्कुल। मतलब तुम्हें कभी जैसे लो फील होता था, लाइक हो जाता है, दिस इज यस विद मैम, एवरीवन, डेफिनेटली। पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, हम किस। जब आप ऐसा फील करते हो कि आप एक भंवर में फंसे हुए, तब आप कैसे अपने आप को कोप करते थे? मैम, जैसे मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि यार क्या होगा, और कैसे रिजल्ट आएगा, क्या होगा, जब बीच में एकदम फंस जाते हो ना आप कि यार इधर के भी नहीं रहे, इधर के भी नहीं रहे, अब क्या करें। तो मैं उस टाइम पे एक कुछ वो सुनती थी मैं, एक मोटिवेशन के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और एकदम से सुन के मुझे ना ऐसा हो जाता कि नहीं यार, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। एक तो आप, आपके अंदर एक भरोसा होना बहुत जरूरी है अपने आप के ऊपर, और आप जो कर रहे हो उस पे, ठीक है, और आपके टीचर पे, इन तीन चीजों पे अगर आप बिलीव करोगे ना, तो डेफिनेटली आप कुछ करोगे अपनी लाइफ में। आप जो कर रहे हो उस पे भरोसा करो, आप अपने आप पे करो और अपने टीचर पे करो। तो मैंने भी यही किया है। और एक चीज ये है कि सक्सेस का कोई एक मंत्र नहीं होता है, बहुत सारे मंत्र होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने मंत्र कुछ फाइंड आउट किए, वो ये है कि कभी अपने आप से सेटिस्फाई मत हो आप। मैं जैसे पढ़ लेती थी ना, एक बार डायरेक्ट पढ़ लिया, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, सफिशिएंट नहीं है, और पढ़ो। तो बार बार उसको रिवाइज करना है आपको। तो आप ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लें और आपको लगे कि मेरे को सब आ गया, तो ये आपका, आप नीचे जा रहे हो, फिर ये समझ लो। आपको जब ये लगने लग जाए ना कि मुझे सब आ गया, तो वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको ये लगे ना कि नहीं यार, नहीं आ रहा है, और करना है, तो आप ये समझ लो आप राइट राइट पाथ पे हो, एकदम सही जा रहे हो आप। क्योंकि आप बार बार जितना करोगे आपको वो चीज उतनी अंदर, अपने अंदर ग्रेस्प होती जाएगी, और आप उसको अच्छे से पकड़ सकते हो, है ना। और एक चीज ये है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट आप करके चलोगे ना, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि यार आप सोचो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट करके चलो, और उसके अकॉर्डिंग आप डेली चलो। ऐसा नहीं जैसे कभी कभी होता है, हमको, हम बहुत पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना। तो वो एक पॉइंट आता है, सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया, और जो भी जिनका भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी लाइफ में भी आया होगा कि यार अब नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ना है। तो आप जिस टाइम आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, तो आप एक काम करो, उसको साइड में रख दो। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, इसमें आप अपनी हेल्थ भूल जाएं। आपको हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप उसको साइड में रख दो, थोड़ा अपना अपना जो भी मनोरंजन है, आपका एंटरटेनमेंट है, वो आप कर लो। फैमिली के साथ में करो, कैसे भी जैसे भी आपको लगता है वो करो। और एक ये चीज है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना। मेरे पास इंस्टाग्राम अभी तक भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत बोलते हैं कि यार इंस्टा डाउनलोड कर ले, इंस्टा डाउनलोड कर ले। तो मैंने अभी तक नहीं, क्योंकि मुझे पता है, हमें खुद को पता होता है कि हमारा जो है, हम कहाँ पे लैग कर जाएंगे, हम कहाँ पीछे छूट जाएंगे लोगों से। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इंस्टा डाउनलोड कर लूंगी तो मैं बस रील्स चलाती रहूंगी वहाँ पे, तो आपको पता होता है। ये मैंने नहीं बोला इसको बोलने के लिए। नहीं, ये मत सोचना कि मैंने पहले से इसको ट्यूटर किया है ना, आई हैव नॉट ट्यूटर्ड हर। शी इज हरसेल्फ सेइंग दिस, शी इज नॉट ऑन हर सोशल मीडिया। इवन दीपिका ने भी यही मेरे को बोला था कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। सोशल मीडिया से तो बाहर दूर रहना ही चाहिए, इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन। मोर ओवर, जब बन जाओगे तब डालना, तब हाँ। है ना। अब 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 वो मुझे, अगर, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डाउनलोड करूँ तो फोटोज वगैरह डालूंगी अब मैं ये वहाँ हाँ, की। अब उसके पास कितनी अच्छी अच्छी फोटोज होंगी, देखो हाँ। फूलों वाला माला वाली। एंड हाँ। yesterday also you went some समारोह, राइट? यस मैम, हाँ, तो कल भी यस्टरडे। इसको इनवाइट किया था किसी समारोह में। कहाँ पर किया था शादी? मैम ये जेएलएन मार्ग पे है, अपना इंदिरा गांधी पंचायती राज करके एक जगह है, वहाँ पे इनवाइट किया था हाँ, समारोह तो में। देखो ऐसे इनविटेशन आते हैं, वहां पे भी इसको और सम्मानित अभी मैम करो। बहुत जगह, मैम इंदौर, इवन इंदौर से भी आ रहा है, मतलब आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है आपके देखा, सब कुछ होगा। सेलिब्रिटी बनना है ना। देखो हाँ मैम, लिटरली कल ये फील आ रहा था मुझे, मतलब हम थोड़ा सा, मतलब बहुत टाइम हो गया था हमको वहां खड़े थे, तो मैं जैसे जाने लगूँ बोले एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो। तो हर कोई ऐसा कर रहा था, फोटो फोटो फोटो, तो ऐसा लग रहा था कि यार सेलिब्रिटी बन गए अब हम कुछ। वरना ऐसे तो कौन पूछता है फोटो के लिए। एग्जैक्टली, देखो आइडेंटिटी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और ऐसे ही नहीं बन जाती है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको खूब मेहनत करना पड़ता है, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट, यस है मैम। ना। पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूज। कई बार हो जाता है मोनोटोनस, तो रास्ता निकालो। टेक अ ब्रेक फॉर अ डे, टेक अ ब्रेक फॉर अ आवर, ठीक है, एंड देन कम बैक टू योर।
if you remain honest to yourself, only then time will remain honest with you. जब आप खुद के साथ honest नहीं हो तो फिर वक्त भी आपके साथ honest नहीं रहेगा, है ना? तो खैर, और जैसे आपको कभी कोई डाउट आता ना बीच में, तो आप मैम से प्लीज पूछिए। जैसे मुझे बहुत बार ऐसा होता था, मुझे डाउट आते थे और बहुत ही सिली डाउट आते थे मुझे कभी कभी। तो मैं मैम से पूछती थी, मैम बोलता अरे ये मैंने पढ़ाया तो था तुम्हें, उस वाली क्लास में जाके देखो एक बार, ये तुमको मैंने बताया था ना। तो फिर मुझे उनका हाँ ये मैम ने बताया। तो ऐसा नहीं कि आप मैम से पूछने में आप झिझके, क्योंकि मैम आपके लिए ही है और आपको ही पढ़ा रही है मैम, ठीक है। तो आपका ये राइट बनता है कि आप मैम से जितनी नॉलेज, जितनी ग्रेस्प कर सकते हैं आप उतनी कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैम आपके लिए ही है यहाँ पे और हमेशा रहेगी। बिकॉज जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, फिर भी जैसे मैम ने एक बहुत आगे तक किया हमारे लिए कि मैम इंटरव्यू तक हमको मैम ने पढ़ाया है। तो जब भी कभी डाउट आता तो मैं इंटरव्यू तक मैम से वो पूछती थी। तो आप मैम से पूछिए, ठीक है, तो आप पूरा फायदा उठाइए मैम का। मैं तो ठीक है। कहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, नहीं आते हैं या बाद में आते हैं। ये तो सारे तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 4 साल बाद भी आए हैं कि मैम अब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इससे कोई फायदा नहीं है। टाइमली जो इंसान समझ लेता है वो फायदे में रहता है। तो खैर, ऑल द वेरी बेस्ट शैली। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा? ऑनलाइन वाले थैंक तुम यू। लोग को अच्छा लगा? Yes. हाँ, कैमरा ऑन करके तो कंग्रेचुलेट कर लो, थोड़ा सा अनम्यूट करके कर लो। Congratulations. थैंक यू। Congratulations. 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 चलो, Congratulations. नेक्स्ट टाइम आई वांट मेनी स्टूडेंट्स है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए, और जिन लोगों का कोर्स हो गया है, प्लीज रिमेन कॉन्टैक्ट इन टच विद मी। मुझे कोई भी डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज, आई एम देयर ऑलवेज विद यू। चलो, थैंक यू सो मच शैली। थैंक यू मैम। थैंक चलो, यू सो मच। आज हम लोग पार्टी करेंगे। तुम लोग चलो अपने घर, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग के साथ पार्टी करूंगी। हाँ, हाँ, एनीवन हैविंग अ डाउट एनी काइंड ऑफ, तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, ऐसे हिंदी और इंग्लिश। तो देखो मैम ने जैसे अपने ऐप पे जो ऐसे का वो डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने वही देखे थे। और मैंने अलग से ऐसे की कॉपी ली नहीं थी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं वहाँ दूर रहती थी। तो मुझे टाइम नहीं था ऐसे की बुक खरीदने का, और मैंने खरीद भी नहीं रखी थी। तो मैंने ऐसे की कोई बुक नहीं ली है ऐसे। तो मैंने जैसे मैम के थे वही मैंने प्रिपेयर किया। कुछ मैंने जैसे मैम अभी देती है ना, तो मैंने स्टार्टिंग से वो कर रखे, तो वो मेरे प्रिपेयर हो चुके थे कुछ तो। जैसे मैम आपको देती होगी ना, बीबी देती है, तो आप वो प्रिपेयर करके चलिए अभी से ही। तो आप अभी से प्रिपेयर करके चलेंगे तो आपको उस टाइम पे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे वो प्रिपेयर थे, तो मैं उसी में से किया था मैंने। और कुछ मेरे फादर ने भी मेरी हेल्प की थी। वो खुद खुद से बनाते थे, आर्टिकल्स वगैरह देख के लिखते थे, तो वो भी मेरे को बहुत हेल्प आउट किया उसमें। तो ऐसे का मेरा ऐसा कुछ अलग से स्ट्रैटेजी नहीं रही है। बाकी मैम जो आपको दे रही है ना, आप उसको रीड कीजिए और खुद से लिखते जाइए ऐसे आप। और आपने हिंदी पे कैसे काम किया? मैम हिंदी का तो सत्येंद्र सर हैं, तो उनकी ही मैंने जो कॉपी है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सत्येंद्र सर की जो नोट्स जो करे ना, मैंने उसी में से मेरी हिंदी के किए थे। तो हिंदी मेरे जो प्रीलिम्स था उसमें मेरे 15 में से 11 मार्क्स आए थे हिंदी अरे में। वाह, तो सत्येंद्र सर खुश हो जाएंगे। हाँ, सत्येंद्र सर को मैंने बताई भी थी ये बात। मैंने कहा सर मेरे ऐसे मार्क्स आए, तो सर बहुत खुश हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं चलो, है। हाँ, हाँ हाँ। नहीं देखो, जैसे आपके जो सीपीसी है उसमें दो पार्ट है, आपका सेक्शन हो गया, एक ऑर्डर हो गया। तो सेक्शन तो आपको एट द एंड जाके याद हो ही जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जो ऑर्डर्स हैं उसमें जैसे कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं है। तो आप ऐसा नहीं आप पूरे करने बैठ जाएं, ठीक है। कुछ आप स्किप कर सकते हैं जो कि कभी नहीं आए, अभी तक पूछे भी नहीं गए, वो रेलेवेंट भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो आप वो स्किप कर सकते हैं। तो जैसे मैम आपको बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं आपको बताती जाए ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसी टाइम उसको मार्क करते चलिए। क्योंकि मैंने भी जब मैम ने बताया तो मैंने उस टाइम ही उसको मार्क कर लिया। और जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को ऐसा था कि हाँ ये मार्क मतलब इंपॉर्टेंट है, तो बार बार आपके माइंड में रिपीट होता जाएगा वो चीज़, है ना। तो आप वो करके चलिए, ऐसा नहीं आपको सब कुछ ही पढ़ना है सीपीसी में, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। एनीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों को क्यों बात नहीं, दे आर वेरी गुड। मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, है ना? ओके। और बाकी शाम को क्लास जो होगी वो होगी अपने टाइम पर, ठीक है। बाय।